इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आगे लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम पे पीएन जंक्शन बनाया था हमने, फिर पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के बाद ये तय किया था क्योंकि पीएन जंक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट कर रहा है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उससे रेक्टिफायर बनाएंगे। रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट तुमने ड्रॉ किया था और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देखे थे, फ्रीक्वेंसी देखी थी और एफिशिएंसी के बारे में लिखा था 40.6%। ठीक, यहां देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर जिस तरह से काम कर रहा है तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं उस डायोड को रिवर्स कर दूं, एन टाइप पहले लगाऊं और पी टाइप बाद में, तो भी वो सर्किट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि जो पॉजिटिव हाफ में ऊपर ऊपर दे रहे थे वो नीचे नीचे आएगा। तो डायरेक्शन एक ही होने की वजह से उसको डीसी बोलेंगे, उसको भी पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे। तो कांसेप्ट को और रिफाइन करने के लिए मैं एक और सर्किट बना रहा हूं। तुम्हें बताना है कि ये सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। एसी सोर्स, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, ट्रांसफार्मर की कोर, सेकेंडरी। मैंने पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से लगाया और इसके पैरेलल में लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सर्किट लोड रेजिस्टेंस का मतलब अप्लायंस जैसे चलाना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा अगर इनपुट वेवफॉर्म ये है। बताओ कौन बता, हाँ कि ना? किसी स्टेट पे जब ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पर, डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस। कंडीशन ये होती है आइडियल कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस अगर हो रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0, रिवर्स बायस हो रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ऐसे काम होता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि फॉरवर्ड बायस होने पर इसका रेजिस्टेंस 100 ओम के ऑर्डर का होता है जो कि काफी कम है, और रिवर्स बायस होने पर 10 किलो ओम के ऑर्डर का होता है जो कि 4 है। आइडियली अगर बोले तो इसका रेजिस्टेंस इस टाइम पर इनफाइनाइट है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये वाली जो करंट आई है किस में से होकर फ्लो होगी? रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस, अप्लायंस में। एम टू एम, एम हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट बनेगा, एम लोअर वाला। अगले इंस्टेंट पे जब नेगेटिव पार्ट आया साइकिल का, उस समय पर पोलैरिटी चेंज हो गई, S डैश हायर पोटेंशियल पर और S लोअर पोटेंशियल पर। अभी डायोड एफबी हो गया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P साइड को हायर पोटेंशियल मिल रहा है, करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से करंट चलेगी, इसमें से फ्लो हो जाएगी, उसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ है और वो रेजिस्टेंस वाला पाथ है, तो सारी की सारी करंट जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ में से जाएगी, तो इधर कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगला साइकिल, ये वाला पार्ट हमें मिला M to N, ये वाला नहीं मिला, ये वाला फिर मिलेगा, सेम डायरेक्शन में मिलेगा M to N। तो आउटपुट कैसा आ रहा है? जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का था, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। तो ये सर्किट भी हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है या करेगा, ठीक है।
अगर मैंने इसमें डायोड को उल्टा लगा दिया, पी टाइप पहले एन टाइप, कोई बात नहीं, हम बैठ पी टाइप पहले एन टाइप बाद में उल्टा लगा दिया तो क्या होगा? ये तो अभी ऊपर में है, ऊपर की बजाय नीचे। अब मैं चाहता हूं कि हाफ वेव नहीं फुल वेव रेक्टिफाई होगा नहीं, क्योंकि नुकसान हो रहा था आधी वेव का। तो मान लो मैंने तुमसे सजेशन मांगा, बताओ क्या करें कि पूरी वेव रेक्टिफाई होकर मिले। तो ये सजेशन आया कि नीचे भी एक और डायोड लगा दो। नीचे एक और डायोड में दो तरह से लगा सकता हूँ, दोनों तरह से लगाकर देख लेता हूँ इफेक्ट क्या होगा। अगर मैंने ऐसा लगाया तो जब ये कंडक्ट करेगा ये रोक देगा, और जब ये कंडक्ट करेगा ये रोक देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट विल बी 0। उल्टा करके लगाना तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, ये भी भेज देगा, और जब ये रिवर्स बायस होगा वो भी रिवर्स बायस होगा, दोनों ही रोक देंगे। यानी सिर्फ आधी वेव ही रेक्टिफाई होगी, ये बच्चे हुए आधी रेक्टिफाई नहीं होगी, उस दौरान करंट फ्लो नहीं होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ही रहेगा, फुल वेव नहीं बनेगा। और कोई सजेशन? कोई बच्चे बोलते हैं इसके साथ पैरेलल में लगा दो, इसके साथ पैरेलल में इसके जैसे लगाने का तो कोई फायदा है, उल्टा करके लगा दे। तो अब क्या सिचुएशन है कि जब ये हायर पोटेंशियल पर ये कंडक्ट कर देगा, करंट m to n फ्लो होगी, और अगले इंस्टेंट पे जब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये हायर पोटेंशियल पर होगा, तो ये वाला ऊपर वाला F होगा और वो कंडक्ट करेगा, उस टाइम करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, प्लस टू माइनस। तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट एक बार m to n फ्लो हो रही है, एक बार n to m रेसिप्रोकेट कर रही है। करंट का नेचर क्या है? AC ही रहेगी, DC नहीं बनेगी। यानी इनमें से कोई सा भी तरीका फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम कुछ और जुगाड़ इसमें लगाते हैं, वो ये कि हम एक स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर हैविंग सेंट्रल टैप। ये टैप क्या होता है? बीच में से अगर कोई कनेक्शन निकाले तो उसको बोलते हैं, जैसे टैपिंग वर्ड है। टैपिंग वर्ड कहां पर यूज करते हैं? मान लो किसी को पानी का कनेक्शन लेना है, तो पानी का कनेक्शन लेने के लिए जो घर के बाहर पाइपलाइन जा रही है उसमें क्या होगा? टैपिंग। उसमें एक होल बनाया जाएगा, फिर वहां से पानी लिया जाएगा, तो उसको टर्म बोलते हैं टैपिंग। वैसे टैप नल को बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर अगर मैं यूज करता हूँ तो उसकी सेकेंडरी में 3 टर्मिनल होंगे, 2 के बजाय, और फिर मैं 2 सर्किट बनाते हुए एक बार में ऊपर का हाफ काम करेगा, एक बार में नीचे का हाफ, और वैसे में 2 पीएन जंक्शन डायोड की मदद से पूरी वेव को रेक्टिफाई कर सकता हूं। तो मैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने एक सप्लाई का जिक्र किया था, SMPS, सिमुलेटेड पावर सप्लाई। तो अलग अलग सेक्शन जो होते हैं टीवी में या कंप्यूटर में, उनकी जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। किसी को 24 वोल्ट चाहिए, किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 9 वोल्ट चाहिए, किसी को 6 वोल्ट चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर ही लगाते हैं। एक ही ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो होता है मल्टी टैप, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स के बाद कनेक्टर्स निकाल देते हैं। तो मल्टी टैप में तो क्या होगा? काफी टैपिंग्स होंगी। ट्रांसफार्मर काम कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो, पर सेंट्रल टैप में सिर्फ एक होगी। मान लो सेकेंडरी में 10,000 टर्न है, तो जहां 5,000 टर्न खत्म होंगे वहां से एक कनेक्टर और निकल जाएगा। तो मान लो ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर है, यहां से एक कनेक्टर और निकल रहा है। अब मेरे पास ये 3 टर्मिनल है, तो अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर बना सकता हूं। तो हेडिंग लगाओ जहां तक पढ़ा है। सेकंड, पहला हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर शॉर्ट में इसको हम FWR लिख सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर लिखने के बाद सर्किट बनाओगे, इसमें AC सोर्स,
ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पीपी डैश। एनसीईआरटी में क्या किया उन्होंने, डायग्राम में से कोर को गायब कर दिया, ठीक है, तुम गायब मत करना, तुम कोर भी बनाओ। देन एसएस डैश सेकेंडरी, सेकेंडरी में 3 टर्मिनल तुमने दिखाए, बीच वाले को नाम दे रहा हूं सी, ऊपर वाला एस, नीचे वाला एस डैश। सी यानी सेंटर टैप या सेंटर टैप। अब 2 डायोड में यहां पे जोड़ता हूं, ऊपर यहां पर मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड जोड़ा, पी टाइप पहले, एन टाइप बाद में। उल्टा भी कर सकते हैं, जिस तरह से ऊपर जोड़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से नीचे जोड़ना, पी टाइप पहले, एन टाइप बाद में। दोनों के एन टाइप को आपस में जोड़ दो। आउटपुट जिन टर्मिनल से लेना है, यानी लोड रेजिस्टेंस तुम जोड़ोगे सेंट्रल टैप और इस कॉमन टर्मिनल को। सपोज दिस टर्मिनल इज M, दिस टर्मिनल इज N, और ये है लोड रेजिस्टेंस RL, इसका नाम है डायोड 1, इसका डायोड 2। तो अब देखेंगे सर्किट कैसे काम करेगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, मान लो मुझे 6 वोल्ट आउटपुट चाहिए, यहाँ तो 220 आ रहा है डोमेस्टिक एसी, 220 वोल्ट एसी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे आ रहा है। और मुझे 6 वोल्ट डीसी चाहिए, तो मैं स्टेप डाउन करूंगा, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, जो 6 वोल्ट पे कन्वर्ट कर दे। तो ये ट्रांसफार्मर होगा 606। यहाँ अगर 6 वोल्ट आएगा तो सेंट्रल टैप उसके रेस्पेक्ट में 0 वोल्ट पर रहेगा, तो ये नीचे वाला टर्मिनल -6, और अगले इंस्टेंट पर यहाँ +6, उसके रेस्पेक्ट में ये 0 और यहाँ -6। मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, S हायर पोटेंशियल पर, S के रेस्पेक्ट में C और S डैश दोनों लोअर पोटेंशियल पर। डायोड 1 फॉरवर्ड बायस हुआ, डायोड 2 रिवर्स बायस हुआ। करंट चलेगी डायोड 1 से, यहां से चलकर M तक आ गई, ये रास्ता तो बंद है, रिवर्स बायस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। करंट लोड रेजिस्टेंस RL में फ्लो होगी M to N, तो करंट फ्लो हो रही है M to N, तो M हुआ हायर पोटेंशियल वाला यानी पॉजिटिव, N हुआ लोअर पोटेंशियल वाला यानी नेगेटिव, वापस चले गए ट्रांसफार्मर, सर्किट कंप्लीट हो गई। तो ये वाला पार्ट हमको मिला M to N, ये मिल गया। नेक्स्ट इंस्टेंट पे नेगेटिव पार्ट आया साइकिल का, नेगेटिव हाफ। अभी डायोड 2 फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड 1 रिवर्स बायस्ड है, करंट 2 से चलेगी, ऊपर वाला रास्ता बंद है, रिवर्स बायस, वापस करंट M to N जाएगी लोड रेजिस्टेंस में, सेंट्रल टैप से वापस। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऊपर वाला सर्किट, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ नीचे वाला सर्किट पर लोड रेजिस्टेंस में, अप्लायंस में करंट की डायरेक्शन सेम M to N, यानी ये नीचे वाला हिस्सा भी हमें कहां मिलने वाला है, ऊपर। पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट साइकिल में फिर ऐसे होगा, पॉजिटिव वाला मिल जाएगा और नीचे वाला भी ऊपर। हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है ये सर। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक साइकिल में कितनी पल्स आ रही है, 2। तो अगर इधर 1 सेकंड में 50 साइकिल आ रहे हैं तो 1 सेकंड में कितनी पल्स मिलेगी, 100। 1 साइकिल में 2, 1 सेकंड में 100, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल, 100 हर्ट्ज। सिमेट्री मैच करा याद रखने के लिए, जब तुमने एसएचएम पढ़ा था, SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा ग्राफ होता है, साइनसॉइडल, किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचो तो उसके 2 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, 2n होती है। रीजन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में एनर्जी
एनर्जी 2 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सट्रीम पर पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो एक साइकिल के दौरान 2 साइकिल कंप्लीट होती है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है। यहां पर भी ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल। फिर एफिशिएंसी की बात अगर आप करें, एफिशिएंसी कितनी होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6%। वैसे तो इसकी क्या होनी चाहिए 100%, पूरा का पूरा वेवफॉर्म मिल गया। और तुम्हें पता है बैरियर पोटेंशियल वाला डेटा अगर आप एसोसिएट करते हैं तो जब तक ये 0.6 से ज्यादा नहीं होगा तब तक इधर आउटपुट मिलने वाला नहीं। दिखा तो दिया हमने कि मिल रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। तो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होगी, यानी 40.6 का डबल 81.2% ये एफिशिएंसी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है 2 नंबर में 3 नंबर में, ये सर्किट बनाना होता है, ये वेवफॉर्म बनाना होता है और इसकी वर्किंग बतानी होती है। वर्किंग तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं लिखवा रहा हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर की पूछे तो अपने आप लिखना, वर्किंग लिखना आसान है। जो हो रहा है, जो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया उसी को मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, कैसे काम करता है। तो वर्किंग में लिखोगे, लेट when positive half of input cycle, let when positive half of input cycle is imposed, input cycle is imposed on diodes, imposed on diodes. Suppose terminal S is at higher potential, terminal S is at higher potential WRT with respect to C and S dash, with respect to C and S dash. So D1 get FB, D1 का मतलब है डायोड 1, D1 get FB फॉरवर्ड बायस हो गया, while D2 is RB, तो डायोड 2 रिवर्स बायस हो गया, D2 is RB. So current flows through load resistance RL, current flows through load resistance RL, R subscript L, from M to N, from M to N, full stop. पैराग्राफ चेंज कर दो। during negative half part of the cycle, during negative half part of the cycle, D2 get FB while D1 get RB, D2 get FB while D1 get RB. So now current starts from terminal S dash, current starts from terminal S dash and moves through load resistance, through load resistance again from M to N, moves through load resistance again from M to N, that is in same direction, that is in same direction. So stop. In this way we get, in this way we get full wave rectified, we get full wave rectified. तो हमें पूरी पूरी वेव रेक्टिफाई होगा ये वर्किंग। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन और पाया जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है और क्वेश्चन में आया हुआ है, बोर्ड में भी, जेईई मेन में भी। जेईई मेन में तुम्हारे पैदा होने के पहले शायद आया था, ठीक है, उसके बाद स्पीड नहीं हुआ। तो
वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हमको पढ़ना है। जहां पर तुमने फुल वेव रेक्टिफायर लिखा था हेडिंग इसके लिए, उसमें बीच में कहीं जगह छोड़कर पार्ट ए कर दो, यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर। ये पार्ट ए है, यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का पहला वर्जन यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, ये पार्ट है। अब मान लो तुम्हारे पास सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं है, ऐसा ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं है जिसमें सेंट्रल टैप है, और तुम बनाना फुल वेव रेक्टिफायर चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अब की बार तुम्हें 2 डायोड नहीं, तुम्हें 4 डायोड चाहिए, और तुम्हें 4 डायोड का ब्रिज बनाना पड़ेगा। तुम्हें बनाना होगा ब्रिज रेक्टिफायर। तो पार्ट बी, वहां पार्ट ए था, हेडिंग लगाओगे पार्ट बी, विदाउट यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, विदाउट यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, सेंट्रल टैप अवेलेबल नहीं। मान लो 6 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ तो होगा 06, यानी यहाँ 6 आएगा तो यहाँ क्या आएगा 0, और यहाँ 6 आएगा तो वहां 0 आएगा। या फिर होगा 303, सेंट्रल टैप तो है, सेंट्रल टैप 606 अवेलेबल नहीं, सेंट्रल टैप में 303 अवेलेबल है। 303 का मतलब यहाँ 3, यहाँ 0 तो यहाँ -3, तो भी तुम ब्रिज रेक्टिफायर से 6 वोल्ट बना सकते हो 303 ट्रांसफॉर्मर। कैसे? यहाँ 3 है, यहाँ -3, तुम सेंट्रल टैप को नॉट कनेक्टेड छोड़ दो, उसको जोड़ेगा तो 3 और -3 का डिफरेंस 6, आउटपुट में क्या मिलेगा 6। अभी ये ट्रांसफॉर्मर लिया मैंने 06 सपोज, 4 पी एन जंक्शन डायोड ऐसे जोड़ने होंगे, पहला, दूसरा इसके रिवर्स मोड में, एन टाइप पहले, पी टाइप बाद में, ये नीचे जैसे ऊपर जोड़ा वैसे, दूसरा रिवर्स मोड में। जो पीएन जंक्शन डायोड एक जैसे जुड़े हुए उनको आपस में जोड़ दो, इसी तरह से ऊपर और नीचे वाले के एन टाइप आपस में जोड़ दो, ये सर्किट होगा। पी टाइप को जोड़ दो, एन टाइप को जोड़ दो। डायोड की नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। कोर बनाने को बोला मैंने तुमसे, कोर बनाओ तो बेटर है। लोड रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट होगा यहाँ RL, टर्मिनल M, टर्मिनल N। ये बनाने के बाद हमको समझना है कि करंट कैसे फ्लो होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे हो पाएगा 4 डायोड की मदद से, अगर हमारे पास सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं। वापस से हम कंसीडर करते हैं, सपोज किसी इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव हाफ पार्ट ऑफ द साइकिल आ रहा है। ये खाली अजम्पशन है कि जब ये पॉजिटिव आता है तो हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, नीचे वाला लोअर पे, किसी एक को तो हायर पे मानना ही पड़ेगा। तो ये आर्बिट्रेरी कन्वेंशन ये है कि जब पॉजिटिव आएगा तो ऊपर हायर, नीचे वाला लोअर। इसका उल्टा भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उल्टा मानोगे तो लिख के आना पड़ेगा साफ साफ वहां पे कि हम ये मान रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो S डैश हायर पर और S लोअर। बाकी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं, कन्वेंशनली हम ऐसे दिखाते हैं। तो अगर ये हायर पर है तो कौन कौन से डायोड FP होंगे? 1 FP होगा, 2 RP होगा, 3 FP होगा क्योंकि नेगेटिव मिलेगा, N टाइप 4 RP होगा। तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, यहां से करंट चलेगी, नीचे वाला रास्ता बंद है क्योंकि 4 रिवर्स बायस्ड है, करंट लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो होगी और डायोड 3 के थ्रू वापस आ जाएगा। M to N, M हायर पोटेंशियल, N लोअर पोटेंशियल, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अगले ही इंस्टेंट पे
जब पोलैरिटी चेंज हुई, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो नीचे वाला 6, ऊपर वाला 0, ये प्लस वो माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में जो डायोड पिछली बार एफपी हुए थे वो तो आरबी हो जाएंगे, और जो आरबी हुए थे वो एफपी हो गए। तो ये फॉरवर्ड बायस में करंट यहां से चलेगी, ऊपर वाला रास्ता बंद है, करंट M2N फ्लो होगी फिर से लोड रेजिस्टेंस में। डायोड 2 जो है फॉरवर्ड बायस है, डायोड 2 के थ्रू करंट वापस चल जाएगा। ड्यूरिंग बोथ पार्ट ऑफ द साइकिल, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, लोड रेजिस्टेंस में करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रही फ्रॉम M to N, तो हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। तो ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर एसी को डीसी में बदल देता है। अब उसकी बात करते हैं जो क्वेश्चन आया था, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म सेम चलेंगे, यही वाला, these are applicable। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, जो पहले कंपटीशन में आया, फिर बोर्ड में आया, वो क्वेश्चन ये था, इन द फॉलोइंग सर्किट comma find at what points we should connect input, कहां से इनपुट लगाएंगे, and from what points we should take dash लगाकर पार्ट ए पॉजिटिव आउटपुट, पार्ट बी नेगेटिव आउटपुट, पार्ट ए पॉजिटिव आउटपुट, पार्ट बी नेगेटिव आउटपुट। पॉजिटिव आउटपुट कहां से लोगे, नेगेटिव आउटपुट कहां से लोगे, ये बता। तो तुम क्या करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह 4 पॉइंट लगाओ, सीक्वेंस में इनकी नेमिंग कर दो, ए बी सी एंड डी। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहां हम लगाएंगे पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से कि ए और बी के बीच में तुमने एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया, पी ए की तरफ एन बी की तरफ। दूसरा बी और सी के बीच में इस तरह से लगाओ कि बी पर दोनों पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप जुड़ जाएं। ए पर इस तरह से लगाओ कि एक डायोड का पी टाइप दूसरे डायोड के एन टाइप से जुड़े, और डी पॉइंट पर ये सिचुएशन बन जाए कि दोनों तरफ से डायोड के पी टाइप डी पर जुड़े। तो सिचुएशन देखी जाए तो ए और सी पर सिमिलर है, एक डायोड का पी टाइप एक के एन टाइप से जुड़ रहा है, सी पर एक का पी टाइप दूसरे के एन टाइप से जुड़ रहा है, बी पर दोनों के एन टाइप आपस में जुड़ रहे हैं, सी पर दोनों के पी टाइप जुड़ रहे हैं, ऐसे बना दिया। अब तुम इसको सिमुलेट करो यहां से, ये जो डायोड का ब्रिज है इसको हम इनपुट दे रहे हैं जहां ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, और आउटपुट ले रहे हैं जहां लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो डिटरमाइन करो इसमें एम पॉइंट कौन सा होगा, एन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट होगा, और एस के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एस डैश के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। एस पर क्या हो रहा है, एक पी दूसरे के एन से, एस डैश पर पी दूसरे के एन से। तो तुम मार्क कर सकते हो ये जो ए है ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, एस के करस्पॉन्डिंग, और सी हो गया एस डैश। तो यहां से इनपुट जाएगा, इस दोनों टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल, यहां ट्रांसफार्मर जुड़ेगा, जहां दोनों एन टाइप जुड़ रहे हैं, ये एन टाइप ये एन टाइप आकर जुड़ रहे हैं एम पर, तो ये टर्मिनल बी जो है ये एम की तरह काम करेगा, यहां लोड रेजिस्टेंस जुड़ेगा। तो नेचुरल दूसरा डी है जहां पर दोनों पी टाइप जुड़ रहे हैं, जहां दोनों पी टाइप जुड़ रहे हैं वो एन की तरह काम करेगा, ये लोड रेजिस्टेंस। अब मान लो मेरे को ये भी नंबरिंग करनी है कि 1 2 3 4 कौन कौन से डायोड हैं, उसके करस्पॉन्डिंग करंट कैसे फ्लो होगा। तो प्रेडिक्टेबल है, किसी इंस्टेंट पे जब एस हायर पोटेंशियल पर और एस लोअर पर है, मतलब ये तो प्लस और ये माइनस, ये डायोड एफबी हो रहा है, ये आरबी हो रहा है। तो ए पर जुड़े एस पर जुड़े हुए दो डायोड देखो कौन सा एफबी हो रहा है, 1 एफबी हो रहा है और 2
आरबी हो रहा है 1 है, ये 2। फिर एस डैश पर दो डायोड जो जुड़े हुए नीचे 3 एफबी हो रहा है 4 आरबी हो रहा है। तो ये वाला जो है एफबी हो रहा है इसलिए ये 3 है और ये आरबी हो रहा है इसलिए ये 4 है। तो करंट कैसे फ्लो होगी, यहां से करंट चली, ये रास्ता तो बंद है, रिवर्स बायस M to M यानी B to D लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो होगी, फिर डायोड नंबर 3 से वापस चले जाएंगे, Z बनेगा। During first half part of the cycle, current flowing M to M या बोले B to D। Next half cycle उसमें क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो गई। अभी C जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और A लोअर पोटेंशियल पर है। तो जो डायोड पहले एफबी हुए थे वो आरबी हो गए, वहां से तो कोई फ्लो होगा नहीं, यहां से चालू होगा जो आरबी थे अब एफबी 4 नंबर, यहां से सी से करंट ऐसे चलेगी 4 नंबर, लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होगी अगेन फ्रॉम एम टू एन और डायोड नंबर 2 से वापस चले जाएगी। ये सिचुएशन। जिसको जो बात नहीं समझ में आई पूछो। ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने सीखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन इनपुट आउटपुट को हमने सेपरेट किया। सभी तरह के रेक्टिफायर हमने पढ़ लिए। कुछ पूछना है? तो जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिला? पिछली बार मिला था पल्सेटिंग, अब की बार ये कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो इसको नाम देते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो ये है फ्लक्चुएटिंग डीसी। डीसी इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन। हमारे पास जो अप्लायंस है उसको चलाने के लिए अगर डीसी चाहिए और मैं ये वाला इनपुट देता हूं उसको अप्लायंस, ये वाली डीसी एज इनपुट देता हूं, तो उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी आएगी। मान लो कोई सड़क है, पूरी सड़क पे स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए, उस पे जब गाड़ी चलेगी तो बहुत सारा पेट्रोल खर्च होगा, परफॉर्मेंस बहुत कम, स्पीड बहुत कम। तो एक्चुअल में हम अप्लायंस को ये नहीं देना चाहते। हम क्या देना चाहते हैं? जो बैटरी देती है। बैटरी क्या देती है? स्मूथ डीसी। इसका मतलब इसका जो आउटपुट है वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं है। तो इसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में लाने के लिए क्या करें? कौन सा सर्किट यूज करें? एडिशनल कौन से कंपोनेंट्स इसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में बना सकते हैं? कैपेसिटर। क्यों? कैपेसिटर में ऐसा क्या, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग तुम्हें पता होना चाहिए। कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग क्या है? यानी जो काम कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी में करता है वही काम मैकेनिक्स में कौन सा डिवाइस करता है? तो जवाब है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एक भारी चक्री या भारी चक्का डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से मोशन को यूनिफॉर्म बनाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक पावर स्ट्रोक होता है, उस दौरान तो एनर्जी मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक आइडल। तो गाड़ी कैसे चलनी चाहिए? जैसे ही वो पावर स्ट्रोक आएगा तो धक्का लग जाएगा, तो बाकी 3 स्ट्रोक धीरे धीरे, फिर धक्का लगेगा, फिर धीरे धीरे, और गाड़ी ऐसे नहीं चलती, यूनिफॉर्म नहीं चलती। रीजन, हर पेट्रोल इंजन जो 4 स्ट्रोक वाला है या 2 स्ट्रोक वाला है उनमें सभी में एक डिवाइस लगा हुआ है, एक भारी सा चक्का। बजाज के स्कूटर में देखने में आता है जब मार्शल के पास एक जाली में से देखो तो चक्का घूमता है। तो ये जो चक्का है फ्लाईव्हील, ये क्या करता है? मोशन को यूनिफॉर्म बनाता है। बचपन में तुमने एक कार चलाई थी, खिलौना कार, उसको 3-4 बार आगे की तरफ रगड़ दो, फिर छोड़ो, अपने आप आगे जाती है। जब वो टूट गई थी तो उसके अंदर से भारी चक्करें निकली थी, उसको घुमाते तो बहुत देर तक घूमती रहती। क्यों घूमती रहती थी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो यहाँ हो क्या रहा है? जब तुमने उसको 3-4 बार रगड़ा तो जो एनर्जी तुमने दी वो एनर्जी अंदर जो भारी वाली चक्री उसने हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर दी, और जब तुम एनर्जी नहीं दे रहे हो तो अपने पास से सप्लाई दे रही। तो इसी तरह से फ्लाईव्हील मोशन को यूनिफॉर्म बनाता है। तो जैसे फ्लाईव्हील मोशन को यूनिफॉर्म बनाता है वैसे कैपेसिटर भी यहां पर स्मूथनिंग करेगा।
जब ज्यादा आ रहा है तो अपने पास स्टोर कर लेगा, जब कम आएगा तो अपने पास से सप्लाई देगा। कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, तो फिल्टर सर्किट बोलते हैं इसको, कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। तुम ऐसा मान सकते हो अगर तुमने ये अप्लायंस को दिया तो अप्लायंस की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। जैसे तुम जब मेस का खाना खाते हो, बाहर का खाना, तो खाना कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी वही पुरानी दाल को फ्रिज में रखा हुआ होता है, फिर दोबारा से उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, या पुरानी चीजों को प्रोसेस कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन जाती है। घर का खाना खाते हो तो घर का खाना ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि मेस के खाने को घर के खाने में बदल दें, तो वो कैसे हो? तो नेक्स्ट आर्टिकल फिल्टर सर्किट हम यूज करेंगे। फिल्टर सर्किट देखो, मेस के खाने को घर के खाने में बदलने का भी तरीका है। खाने को चबा चबा के खाओ, जो भी उसमें अनहाइजीनिक कंटेंट है या कोई ऐसी चीज आ रही है खाने में, बैक्टीरिया, फंगस या कुछ भी, तो जब तुम चबा चबा के खाओगे तो एक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो सलाइवा है उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होगी, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, सलाइवा जो है एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी। दूसरा ये फायदा होगा कि सलाइवा से अच्छे से मिक्सिंग होने पर जितने भी पोषक तत्व उसमें मौजूद है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी। तो फिल्टर सर्किट की बात करते हैं। हेडिंग इज फिल्टर सर्किट, इसमें लिखोगे these circuits are used, मतलब कई तरह के फिल्टर सर्किट होते हैं, 3 तरह के फिल्टर सर्किट आप पढ़ेंगे। these circuits are used for smoothening of DC obtained from rectifier, smoothening of DC obtained from rectifier। रेक्टिफायर से हमें जो डीसी मिल रही है उसके स्मूथनिंग के लिए हमको ये सर्किट चाहिए। पहला है कैपेसिटर फिल्टर। इसमें सिंपली हम कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर की जो वैल्यू है बाजार में, मार्केट में कैपेसिटर ढूंढोगे, मान लो प्रैक्टिकली तुम्हें बनाना है 470 माइक्रोफैराड रेटिंग से स्टार्ट करते हैं, फिल्टर की तरह जिसका यूज करते हैं। कैपेसिटर मार्केट में मिलता है तो कैपेसिटी लिखी होती है कि उसमें वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है। तो वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करेगी अप्लायंस जो तुम चला रहे हो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, उससे कैपेसिटर का वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। मान लो तुम 9 वोल्ट तक का अप्लायंस चला रहे हो तो 16 वोल्ट इज एप्रोप्रिएट। तुम्हें इससे ज्यादा फिल्ट्रेशन चाहिए, अच्छा फिल्ट्रेशन चाहिए तो 1000 माइक्रोफैराड, और ज्यादा अच्छा चाहिए अगली वैल्यू आती है 2200। ये सब प्रैक्टिकल डेटा है, अभी बोर्ड में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। ये तब काम का है अगर तुम बनाते हो इस फिल्टर पावर सप्लाई डिजाइन कर। 4700 माइक्रोफैराड इज एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा कैपेसिटी। साइज बढ़ता जाएगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी जैसे से नीचे जाएगी। तो कैपेसिटर फिल्टर अगर मुझे यूज करना है तो मान लो मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, ये है रेक्टिफायर और इसको मैंने सप्लाई दी है एसी सोर्स से, यानी ट्रांसफार्मर, पीएन जंक्शन डायोड सब किसके अंदर आ गए, इसके अंदर। इसका जो आउटपुट है ये प्लस ये माइनस। डीसी वाले जितने भी कैपेसिटर होते हैं, होता है एसी वाले कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उल्टा सीधा कैसे भी लगाओ, पर डीसी वाले कैपेसिटर में ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पैरेलल में लगाऊंगा कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर मैंने सीरीज में लगा दिया डीसी सर्किट में तो कैपेसिटर तो ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो कैपेसिटर जब भी तुम डीसी में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, पैरेलल। तो मैंने पैरेलल में लगाया कैपेसिटर को, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। अब जो आउटपुट मिल रहा है वो मैं लोड रेजिस्टेंस को दे रहा हूं कैपेसिटर के बाद, ये लोड रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर क्या इंपैक्ट डालेगा, कैपेसिटर को जो इनपुट दिया गया है वो दिया गया है ये, जैसे ग्राफ बनाते चलना साथ साथ। दिस इज इनपुट गिवन टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या मॉडिफिकेशन लगाएगा, लोड रेजिस्टेंस को कैसा आउटपुट देगा।
उसको बनाने के लिए पहले मैं डॉटेड लाइन से सिमिलर फॉर्मेट बना लेता हूं, फिर इसमें हम कैपेसिटर का इफेक्ट दिखाएंगे कि कैपेसिटर ने क्या किया। इसको समझने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दो। पंखे वाला कैपेसिटर जिसमें लिखा हुआ है 2.25 माइक्रोफैरड ऑब्लिक 440 वोल्ट, 440 वोल्ट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैंने वो पंखे वाला कैपेसिटर निकाला, उसकी जो दो तार है उसको लगा दिया प्लग में, स्विच ऑन किया, वापस निकाले वहां। अभी ये चार्ज हो गया क्योंकि जब मैं दोनों टर्मिनल को टच करता हूं स्पार्किंग होती है। मान लो मैंने टच नहीं किया, इसको डिस्चार्ज नहीं किया, अभी चार्ज स्टेट में है, और चार्ज स्टेट में कैपेसिटर किसी को टच कर दिया, ह्यूमन बीइंग, क्या होगा? शॉक लगेगा। तुम्हें ये बताना है कि उसको जो शॉक लगेगा वो 220 वोल्ट का होगा या 440 वोल्ट का होगा। सिर्फ ऐसे ही मत सोचा करो, फ्लैप हटाओ फिर सोचो। ना 220 होगा ना 440 होगा, ये होगा पीक वैल्यू 220 √ 2 311.08 क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होएगा पीक वैल्यू। एसी जब पीक तक जाएगी कैपेसिटर चार्ज होगा। 440 उनका ब्रेकडाउन है तो वो होने का तो सवाल उठता नहीं, उसका तो कोई लेना देना है। यहाँ पे अगर 220 वो आरएमएस है तो 220 आरएमएस जो एसी आ रही डोमेस्टिक सप्लाई वो कहां तक जाएगी? 311.08 वोल्ट, तो पीक तक चार्ज होगा। इसका मतलब ये जब कैपेसिटर को सप्लाई मिल रही है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी चार्ज हो रहा है, चार्ज हो गया अप टू पीक। अब जैसे ही सप्लाई डाउन जाएगी, कैपेसिटर अपने पास से, जैसे वो फ्लाईव्हील ने किया था, अपने पास से एनर्जी देना शुरू किया, कैपेसिटर अपने पास से एनर्जी देना शुरू कर देगा और मेंटेन करेगा सप्लाई को, इधर ट्रफ में नहीं जाने देगा। फिर पीक आएगी, फिर चार्ज होएगा, फिर मेंटेन करेगा, फिर चार्ज होएगा, फिर मेंटेन करेगा एंड सो ऑन। तो कैपेसिटर ने इफेक्ट क्या डाला? वो जो स्पीड ब्रेकर थे खतरनाक वाले जिसमें नीचे से कार अड़ जाती थी, वो स्पीड ब्रेकर को कैसा बना दिया? इस पे गाड़ी चलाना थोड़ा आसान होगा। पर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं, अभी भी इसमें वो बात नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बिठा दिया साहब मैथ्स में, तो खाना ठीक है, थोड़ा सुधरा, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ गया। तो हम और फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन? क्या करें? और कौन सा डिवाइस है कैपेसिटर के अलावा जो स्मूथनिंग कर सकता है? जवाब है इंडक्टर, क्योंकि तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सेल्फ इंडक्शन को कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या करता है? जो फ्लक्चुएशन है उनको अपोज करता है। तो हम यहां पर यूज करेंगे इंडक्टर। इंडक्टर को अगर तुम्हें डीसी सर्किट में लगाना है और तुमने लगा दिया पैरेलल में, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर डीसी की फ्रीक्वेंसी हम 0 माने अगर इंडक्टर, तो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे शॉर्ट। तो इंडक्टर को जब भी डीसी सर्किट में लगाना है कैसे लगाएंगे? कैपेसिटर को जब भी लगाना है पैरेलल। एलसी फिल्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों यूज करेंगे सक्सेशन में। एसी सोर्स, रेक्टिफायर, कैपेसिटर पैरेलल में, इंडक्टर सीरीज में। लोड रेजिस्टेंस, अगर ये सर्किट में यूज करता हूं तो स्मूथनिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट स्मूथनिंग चाहता हूं तो अल्टीमेट फिल्टर पाई फिल्टर में यूज करूंगा, जिससे मुझे बिल्कुल डीसी जैसा प्योर डीसी जैसा आउटपुट मिलेगा।
तो पाई फिल्टर में क्या होगा, दो कैपेसिटर आपकी बार लगाएंगे और एक इंडक्टर, इन तीनों को ऐसे जोड़ते हैं जैसे पाई का सिंबल, ये जैसे पाई का सिंबल जोड़ना तो वही इंडक्टर सीरीज में और कैपेसिटर पैरेलल में, तो पाई का सिंबल जैसा बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पाई फिल्टर। बाकी का सर्किट एसी सोर्स, रेक्टिफायर से इसको इनपुट दिया, इससे मिलने वाले आउटपुट को लोड रेजिस्टेंस को दिया, अब हमें परफेक्टली स्मूथ डीसी मिलती है। इसको डे टू डे लाइफ सिचुएशन से अगर मैच करें, हमेशा के लिए याद हो जाए, फिल्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं तुमको, तो ऐसे समझ सकते हो, घर में गेहूं आया, गेहूं को अपने छाना चलनी से, तो जो गेहूं के साइज के अलावा बाकी साइज के कंकड़ पत्थर थे वो अलग हो, वो कचरा अलग हो, और गेहूं के साइज के कंकड़ पत्थर भी इसमें बने हुए। अगर इसको पिसवा लेते हैं, आटा बन जाता है, तो उस आटे की रोटी में किरकिर आएगी, तो फिल्ट्रेशन ज्यादा चाहिए। अब की बार हमने क्या किया, छानने के बाद गेहूं को बीना, अब पिसवाया आटा पिसवाते कि गेहूं पिसवाते हैं, गेहूं पिसवा के आटा बनाया। तो अभी क्या हुआ, बीनने की वजह से सभी साइज के कंकड़ पत्थर उसमें से साफ हो गए, आटा थोड़ा ज्यादा सफेद सा दिखेगा, पर किरकिर अभी भी थोड़ी मौजूद है। रीजन, गेहूं के दानों पर जो मिट्टी चिपक गई थी वो भी है, वो साफ नहीं हुई। जहां जहां रखा गया था गेहूं के दानों को, खेत में, खलिहान में, गड्ढा लाने से पहले, तो उसमें मिट्टी चिपकी हुई। तो हम और इफेक्टिवली प्रोसेस करते हैं अपनी बात, फिल्ट्रेशन, छान लिया, बीन लिया, धो के सुखा दिया, छान लिया, बीन लिया, धो के सुखा दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आटा, गेहूं का आटा बनेगा, तो वो आटा परफेक्टली व्हाइट होगा, एकदम सफेद, कोई किरकिर नहीं। तो इसमें प्योरिटी सबसे ज्यादा, प्योर डीसी। अब सवाल उठता है, चलो ठीक है, तुमने पावर सप्लाई डिजाइन की, बेस्ट फिल्टर, पाई फिल्टर लगा दिया उसमें, फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया, तो इस पावर सप्लाई को यूज करते वक्त तुम निश्चिंत रह सकते हो क्या? मान लो तुमने अमेरिका से कोई फोन मंगाया, या तुम गए कभी तो वहां से कोई कॉर्डलेस टेलीफोन लाए, और जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसको यहां लाते प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, थोड़ी देर में धुआं निकलना शुरू हुआ उसके एडाप्टर से, उसमें एडाप्टर था, उसमें धुआं निकल गया। फिर स्विच ऑफ करने के बाद फिर तुम्हें ध्यान आया, अमेरिका में तो 110 वोल्ट सप्लाई है, और तुमने क्या किया था, 110 की बजाय उसको इनपुट में क्या दे दिया, 220। थैंक गॉड फोन को कोई नुकसान नहीं हुआ, फोन अभी सेफ है, सिर्फ उसकी पावर सप्लाई एडाप्टर चल रहा है। तो तुमने उस एडाप्टर पे रीडिंग पढ़ी, इनपुट से तो मतलब नहीं था, इनपुट तो जो भारत में आ रहा है वो रहेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर आउटपुट से मतलब है वो आउटपुट मैच होना चाहिए फोन को देने के लिए। तो तुमने मार्केट में वो पावर सप्लाई ढूंढी, उस पे आउटपुट क्या लिखा हुआ था, आउटपुट लिखा हुआ था 9 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पीयर, करंट रेटिंग होती है वोल्टेज रेटिंग, तो 9 वोल्ट 500 मिली एम्पीयर ये चाहिए था। मार्केट में ढूंढने पर ऐसा कोई एडाप्टर तुमको बना बनाया नहीं मिला, बना बनाया नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, खुद डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये पढ़ा हुआ डिजाइन कर सकते हैं। तुमने एक रेक्टिफायर डिजाइन किया, 9 वोल्ट के लिए कौन कौन से ट्रांसफार्मर एप्लीकेबल है, देखो हाफ वेव तो बनाएंगे नहीं, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, हम जब भी बनाएंगे फुल वेव बनाएंगे। फुल वेव में हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 2 डायोड यूज करके या फिर 4 डायोड। अगर सेंट्रल टैप यूज करेंगे 2 डायोड, और सेंट्रल टैप नहीं तो 4 डायोड। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांसफार्मर पर्पस सॉल्व कर सकते हैं जिनसे तुम ये रेक्टिफायर बना सकते हो। करंट रेटिंग तो डेफिनेटली 500 मिली एम्पीयर हो तो बेटर है, ज्यादा होगी तो क्या होगा, फोन गर्म होएगा, ज्यादा करंट मिलेगी उसको, कम होगी तो फोन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। तो करंट रेटिंग तो ट्रांसफार्मर की 500 मिली एम्पीयर चाहिए। अब जो वोल्टेज रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, जो अवेलेबल ट्रांसफार्मर है, हमें चाहिए 9 वोल्ट, तो या तो मिल जाए 09 मिल गया तो सेंट्रल टैप नहीं है,
जिसमें दो ही डेटा है, इसमें सेंट्रल टैप नहीं है। 09 मिल गया तो हम क्या करेंगे, 4 डायोड यूज करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में। या फिर मिल जाए 909, ये सेंट्रल टैप है, अभी दो ही पीएन जंक्शन डायोड से काम चल जाएगा। मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में ये अवेलेबल है, तो क्या तुम्हारा काम चल सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रल टैप को नॉट कनेक्टेड छोड़ेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, और 4.5 ऊपर और नीचे वाला टैप यूज करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस 9 वोल्ट। हम 4 डायोड यूज करेंगे इसके साथ और बना लेंगे 9 वोल्ट सप्लाई। 9 वोल्ट सप्लाई तो बन गई, वो आउटपुट कैसा दे रही है, ऐसा दे रही है। फिर हमने ये फिल्टर सर्किट लगाया, बेस्ट पाइप फिल्टर लगा दिया, तो आउटपुट कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। इसके बाद आउटपुट हो गया स्मूथ। तो क्या आप निश्चिंत होकर इसको टेलीफोन में जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़कर चेक भी कर लिया टेलीफोन बढ़िया काम कर रहा है, तो क्या हम निश्चिंत हो सकते हैं कि अब टेलीफोन में कोई खराबी नहीं होगी, या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अभी भी कुछ एश्योर करना बाकी है? जो कुछ तुमने सीखा है उसमें इनकी जो वर्किंग है, ट्रांसफार्मर तुम जानते हो, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, रेशियो पर VS/VP इक्वल टू NS/N। अगर VP 220 आ रहा है तो ट्रांसफार्मर, मतलब मैंने यूज किया 09, तो ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट निकाल रहा है। अगर इनपुट 220 की जगह 250 आ गया तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, अगर 250 आ गया तो ट्रांसफार्मर तो रेशियो पे काम करेगा, अब वो 9 नहीं हो सकता, 12-15 वोल्ट निकाल दे रेशियो के हिसाब से। तो क्या पीएन जंक्शन डायोड जो आगे तुमने लगाया वो कम कर देंगे, उसको 9 में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, वो तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जितना मिल रहा है उसको वो एक ही डायरेक्शन में कर देंगे, डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या फिल्टर सर्किट कम करेगा 12 वोल्ट को? नहीं, फिल्टर सर्किट भी क्या करेगा, जितना मिल रहा है सबको स्मूथ कर देगा। तो अब टेलीफोन को कितने वोल्ट मिलेंगे, अगर हाई वोल्टेज आया तो टेलीफोन को 9 वोल्ट से ज्यादा मिलेंगे, तो खतरा है, डैमेज हो सकता है, यानी अभी तुम निश्चिंत नहीं हो सकते। तो किस बात की जरूरत है, जो ये पावर सप्लाई हमने बनाई इसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड नहीं है। जरूरत इस बात की कि इसको रेगुलेटेड किया जाए। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड करने के लिए क्या करें, तो तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं मैं, अभी तक हमने पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक का कितना हिस्सा यूज किया है, यहां तक का बिफोर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जब होता है तो क्या होता है, वोल्टेज यहां पर कांस्टेंट हो जाता है इस रीजन में, और हमको भी यहां पर क्या चाहिए, वोल्टेज कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो अब हम इस रीजन को एक्सप्लोर करेंगे, इस हिस्से को, इस फंक्शन को यूज करेंगे, और इस फंक्शन को यूज करके बनाते हैं ज़ीनर डायोड। और ज़ीनर डायोड क्या काम करता है, वोल्टेज के रेगुलेशन का। जो काम स्टेबलाइजर करता था, रेगुलेशन तो नहीं करता था, स्टेबलाइजर क्या करता था, अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुआ है तो स्टेबलाइजर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे, यानी 3 मंजिल से डायरेक्ट छलांग लगाने के बजाय स्लाइड पर आ रहा है, तो डैमेज क्या होगा, कम होगा। और वोल्टेज को कम नहीं करता, धीरे धीरे बढ़ाता, जोर का झटका धीरे धीरे, एकदम से नीचे जाएगी वोल्टेज तो धीरे धीरे कम करेगा, स्टेबलाइजर ये करता है। ज़ीनर डायोड से ज्यादा एफिशिएंट, चाहे वोल्टेज कम आए चाहे ज्यादा है, हम उसको सर्किट को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अप्लायंस को कांस्टेंट वोल्टेज मिले। तो वो हमें सीखना है, वो कैसे हो, उसके लिए पहले हमें समझना होगा ब्रेकडाउन होता कैसे, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म सीखना होगा। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म सीखेंगे, उससे पहले एक जरूरी बात तुम देख के बताओ, नोट्स में तुमने लिखा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। नहीं लिखा है तो रेक्टिफायर्स में पेज के हेडर पे या फुटर पे जहां जगह है वहां तो एक नोट लगाओ कि जितने भी रेक्टिफायर्स हमने पढ़े, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर फेल हो सकता है अगर आने वाली वोल्टेज का पीक इनवर्स, आने वाली वोल्टेज कैसी है, एसी, इसको बोलेंगे
पीक ऑफ इनवर्स। पीक ऑफ इनवर्स अगर ब्रेकडाउन इससे ज्यादा हो गया तो रिवर्स बायस में भी डायोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा तो रिवर्स बायस में उसने रोका नहीं, तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। लिखोगे फॉर rectification to be successful, for rectification to be successful, the peak inverse of input voltage, the peak inverse of input voltage should be smaller. Peak inverse of input voltage should be smaller than breakdown voltage for that PN junction diode. Breakdown voltage for PN junction diode smaller than breakdown voltage for PN junction diode. Clear? तो अब आगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाने के लिए हमको पढ़ना होगा पहले ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म। 2 नंबर में तुमसे पूछा जाता है किसी पीएन जंक्शन डायोड में ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है समझाओ। तो 2 तरह से ब्रेकडाउन होता है, मैं समझाने वाला हूं, समझाऊंगा आज, लिखाऊंगा नेक्स्ट टर्न पर। हेडिंग अभी लगा 2M 2 नंबर में ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन पीएन जंक्शन डायोड। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन पीएन जंक्शन डायोड। एक बार में हमेशा जिंदगी भर के लिए समझ लो, इसके साथ हम एक इमेज एसोसिएट कर देंगे जिससे इंटरेस्टिंग फैक्ट एसोसिएट करके परमानेंटली याद रख सकें। इसमें एक ग्राफ तो अभी बनाना है तुमको, सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में एंड रिवर्स वोल्टेज। क्योंकि ब्रेकडाउन स्टडी करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ग्राफ है उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब छोटा सा बना के छोड़ देंगे। हम इंटरेस्टेड है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस किया, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा रखी, पी साइड में ज्यादा होल्स हैं, एन साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डिप्लीशन लेयर पर असर पड़ता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होकर कितनी कम हो जाती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो जब हम ये पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं रिवर्स बायस, माइनॉरिटी चार्ज के लिए भी करंट फ्लो हो रही है, ड्रिफ्ट करंट सैचुरेटेड हो गई। पोटेंशियल जब लगभग 10 वोल्ट के आसपास पहुंचता है और डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E equal to V by D. This is D, width of depletion layer. तो कितना हो गया वोल्ट पर मीटर में, 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। अंदाजा लगाओ ये वैल्यू कम है, बहुत कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अलार्मिंग वैल्यू, अलार्मिंग लेवल क्रॉस कर गई, क्योंकि तुमने डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो पढ़ी थी जिस पे ब्रेकडाउन हो जाता है, एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है 3 मेगावाट पर मीटर, 3 to 10⁻⁶, तो 10⁻⁷ पहुंच गए। तो इतने हाई लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक फिनोमेना होता है बैंड टू बैंड टनलिंग, टनल बन जाती है एक बैंड से दूसरे बैंड और उसमें से होकर चार्ज के लिए निकलने लगते हैं, फील्ड एमिशन स्टार्ट हो जाता है। 4 मेथड हमने पढ़े इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के, थर्मल एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड सेकेंडरी। फील्ड एमिशन यहां स्टार्ट हो जाता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवेलेबल हो जाएंगे तो करंट एकदम से बढ़ेगी और क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज VZ और इस ब्रेकडाउन को नाम देते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कई जगह लिखना है, शॉर्ट में लिखूंगा B। ऐसा तो कब होता है जब डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो। अब मान लो डोपिंग कंसंट्रेशन हाई नहीं है, हाई नहीं है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, इतनी कम नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में फील्ड एमिशन नहीं हो पाएगा, बैंड टू बैंड टनलिंग भी नहीं होगी। तो अब क्या होगा, वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से दिखाओ।
वोल्टेज और बढ़ाया, वोल्टेज इतना बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन कर रहा है इस वोल्टेज की वजह से, याद करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमने डिफाइन किया, 1 electron volt is the energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 joule. तो अगर v वोल्ट से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है e into v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी के साथ जब निकलता है और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसको भी एनर्जी इंपार्ट करता है, उसको भी इजेक्ट करता है, उसको भी निकाल देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देता है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो यहां पर सेकेंडरी एमिशन स्टार्ट हो जाता है और ये अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये फिर रुक नहीं सकता, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस तब जाकर खत्म होता है जब तक कि डायोड जल के खत्म ना हो जाए। तो अगर सेकेंडरी एमिशन स्टार्ट हो गया फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल गए, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे। अगर ये वाला ब्रेकडाउन हो गया तो ये नहीं होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो यही हो गया, और अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम थी तो ये नहीं होगा, फिर ये वाला होगा। इसको बोलते हैं एवलांच वोल्टेज VA, और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एवलांच। एवलांच का मतलब होता है लगातार कंटीन्यूअस चलने वाला। तो ये जो ब्रेकडाउन होगा इसका नाम है AVALANCHE एवलांच ब्रेकडाउन। तो ये दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक बार ये इनिशिएट हुआ तो डायोड जल के खत्म हो जाता है, जीरो ब्रेकडाउन में डायोड सेव है, बचा रहता है। तो इन दोनों से रिलेटेड जो की टर्म्स हैं वो क्या है, इसमें तो है फील्ड एमिशन और इसमें क्या है सेकेंडरी एमिशन। तो अभी मैंने लाइव एग्जांपल लिंक नहीं किया है, यहां तक मैं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पे इसको मैं लिखवाऊंगा, फिर लाइव एग्जांपल लिंक कर देंगे। नेक्स्ट टर्न पे जितने भी तरह के डायोड है वो सब पूरे हो जाएंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम पढ़ लेंगे।